हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स का फुल लेंथ टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। ये चेतन मीना इंस्टीट्यूट से लिया गया टेस्ट है। ये फुल लेंथ टेस्ट है जिसमें 100 क्वेश्चंस जो है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो 100 क्वेश्चंस हैं, ये 100 क्वेश्चंस पूरे वैसे ही होंगे जैसे एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में आते हैं, उसी पैटर्न पे पूरा बनाया हुआ टेस्ट है। ठीक है, तो अगर आप एमपीपीएससी 19 जून को दे रहे हैं तो आपको ये वाला टेस्ट जरूर देखना चाहिए इसमें, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे जिस टाइप के क्वेश्चन एमपीपीएससी प्रीलिम्स में आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इस टेस्ट में आपको ऐसे मिलेंगे जो आपने शायद नहीं पढ़े हो, लेकिन आप उनको जरूर देखिए, क्योंकि क्या होगा, अगर उस वैसा कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एमपीपीएससी एग्जाम में फंसता है तो एटलीस्ट यहाँ भले ही आपको ना आए, लेकिन वहां एग्जाम में आपको जरूर क्लिक कर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस टेस्ट सीरीज को पूरा देखिएगा। 100 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है कंसिडर दी स्टेटमेंट्स। पहला है स्टेटमेंट, मिथेनॉल बीइंग सीन एज अ बेटर ऑल्टरनेटिव टू द फॉसिल फ्यूल्स, तो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा है, नीति आयोग प्लान्स टू रिप्लेस 20% ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स विद द मिथेनॉल। जो नीति आयोग है उसने 20% क्रूड ऑयल को के इंपोर्ट को मिथेनॉल से रिप्लेस करने की बात की है। ये भी सही स्टेटमेंट है। पॉल्यूशन लेवल इन द कंट्री कैन बी रिड्यूस बाय 50% यूजिंग मिथेनॉल, ये गलत है, इतना ज्यादा रिड्यूस नहीं होगा। तो कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है? तो 1 और 2 ओनली। हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस पेपर में, वो हम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में करेंगे। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उनके लिए मैं इंग्लिश में, और उसके वापस से मैं उसको कन्वर्ट करूंगी हिंदी में, तो दोनों के लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है, द हाउथी रिवल्स आर मेनली रिलेटेड टू विच कंट्री। जो हाउथी रिवल्स हैं वो मेनली किस कंट्री से रिलेटेड हैं? तो यमन से रिलेटेड हैं। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दीज अवार्ड्स वाज नॉट रिसीव्ड बाय द बिरजू महाराज। अब बिरजू महाराज कौन थे? ये एक सिंगर थे जो किसके समकालीन थे? तानसेन के समकालीन थे, या तानसेन के कंटेम्पररी थे। अब इनको पद्म विभूषण अवार्ड तो मिला था, संगीत नाटक अकेडमी भी मिला था, कालिदास सम्मान भी मिला था, इनको कबीर सम्मान नहीं मिला है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, When was the अरोमा मिशन लॉन्च्ड। अरोमा मिशन कब लॉन्च किया गया था? ये 2015 में लॉन्च किया गया था। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स इन द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर एरिया फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, फिर उससे कम एरिया, फिर उससे कम एरिया, फिर उससे कम एरिया। तो सबसे ज्यादा एरिया क्या है इन कॉन्टिनेंट में से? अफ्रीका का है, फिर साउथ अमेरिका का है, फिर यूरोप का है, और फिर ऑस्ट्रेलिया का है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इसरोज न्यू चीफ एस सोमनाथ, वेयर वॉज ही पोस्टेड बिफोर इसरो। जो इसरो के नए चीफ बने हैं एस सोमनाथ, पहले कौन थे? के सिवान थे। कौन थे? के सिवान। ठीक है, अब उनको रिप्लेस किसने कर दिया? एस सोमनाथ ने रिप्लेस कर दिया है। तो पहले कहाँ पे पोस्टेड थे? जिसका करेक्ट आंसर है वीएसएससी में पोस्टेड थे, मतलब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में पोस्टेड थे। अब उनको इसरो के नया चेयरमैन बना दिया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, recently which mission was launched by the railway to track the lost luggage। रिसेंटली अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है जिसमें जो भी आपका लगेज गुम हो जाता है तो उसके लिए एक मिशन लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मिशन अमानत, क्योंकि लगेज क्या होती है? आपकी अमानत होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, अंडर हुज chairmanship the Supreme Court constituted the panel for the lapse in the security of the PM। जो पीएम की सिक्योरिटी में चूक हुई थी उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया है। तो वो किसकी चेयरमैनशिप में किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है इंदु मल्होत्रा जो है वो उसकी चेयरमैन होंगी। क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज बीन गिवन दखल गौरव सम्मान 2022। जो दखल गौरव सम्मान है मध्य प्रदेश में, वो किसको दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है केशव पांडे को दिया गया है। और ये कौन है? एक सोशल रिफॉर्मर है और सीनियर जर्नलिस्ट है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड बाय द आईएमएफ एज द न्यू इकोनॉमिस्ट। आईएमएफ के न्यू इकोनॉमिस्ट के तौर पे किसको चुना गया है? तो पियरे ओलिवियर को चुना गया है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है एमपीपीएससी 2020 में भी आया था। ठीक है, ये जो यूएन के हेड होते हैं या फिर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके हेड पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, वो आपको जरूर पढ़ के जाने हैं। ठीक है, अगर आपने एमपीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं तो वो उसके वीडियोस भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। मैं यहाँ पे आई बटन में लिंक दे दूंगी, या फिर बाद में एंड स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली चैनल पर जाकर, सिविल सिग्नल नाम से चैनल है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। चैनल का नाम मैं एक बार लिख देती हूँ,
सिविल सिग्नल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसिडर करो। पहला, रिमेन्स ऑफ आयरन एज केम टू लाइट अराउंड 1000 BC इन एमपी। तो एकदम सही है कि 1000 BC में आयरन की खोज की गई थी, एमपी में भी उसी टाइम मिला था। दूसरा है, पेंटेड पोट्री एसोसिएटेड विद द आयरन कल्चर इज आल्सो फाउंड इन एमपी। ये भी सही स्टेटमेंट है। तीसरा है, इट हैज बीन फाउंड इन द भिंड मुरैना ग्वालियर रीजन। ये भी सही है। तो क्या पूछा है, सिलेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो ऑल ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। करेक्ट पेयर को मैच करना है। ठीक है, अब देखो ये ABCD वाला क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी बताया ABCD आपको लिख लेनी है। क्या करना है, ABCD लिख लेनी है। ठीक है, अब देखो तुंडीलकर किसमें आता है, दमोह में। तुंडीलकर दमोह का नाम है। ठीक है, दशरना किसका नाम है, विदिशा का नाम है। वत्सा किसका है, ग्वालियर का है। नालपुर किसका है, नरवर का है। तो 1324 कोड बना है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इससे आपका कोड भी गलत नहीं होगा, प्लस आपको आंसर में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए, वेयर वॉज द एरिया ऑफ द शेल डायनेस्टी लोकेटेड। तो शेल डायनेस्टी का एरिया कहाँ पे लोकेटेड है, तो महाकौशल रीजन में लोकेटेड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, विथ विच डायनेस्टी इज शंकरगढ़ रिलेटेड। किस डायनेस्टी के साथ शंकरगढ़ रिलेटेड है, तो वो है कालचुरी डायनेस्टी। ठीक है, कालचुरी डायनेस्टी जो है उसके साथ शंकरगढ़ रिलेटेड है। चलो नेक्स्ट है, सुआरा किस क्षेत्र में आता है, या सुआरा इज द फेस्टिवल ऑफ विच रीजन। किस रीजन का फेस्टिवल है सुआरा, तो इसका करेक्ट आंसर है बुंदेलखंड रीजन का है। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी हमने थ्योरी में नहीं पढ़े होते हैं, इसलिए हमको ये फुल लेंथ टेस्ट या फिर यूनिट वाइज टेस्ट से ही कवर करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामलीला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन। तो रामलीला फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो भोपाल में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। सिंस व्हेन द नेशनल यूथ फेस्टिवल बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। जो नेशनल यूथ फेस्टिवल है वो कब से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है 17 का ए ऑप्शन 1984। 1984 से युवा महोत्सव को आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर दी स्टेटमेंट्स। तो पहला स्टेटमेंट है, लाख क्राफ्ट्स आर स्पेशली फेमस इन उज्जैन, रतलाम एंड मंदसौर। तो ये एकदम करेक्ट है। जो लाख की चूड़ियां बनती हैं और लाख से बनी हुई बहुत सारी चीजें मिलती है, वो फेमस कहाँ पर है, उज्जैन, रतलाम और मंदसौर में फेमस है। ठीक है, दूसरा, चिप्पा क्राफ्ट जो है वो स्पेशली फेमस इन सागर, भोपाल एंड ग्वालियर। तो ये गलत स्टेटमेंट है, तो करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, तो बी, वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। फाइंड द करेक्ट पेयर। आपको करेक्ट पेयर देखना है कैसा। पहली पर्सनैलिटी है मंजूषा गांगुली, तो इसको पेयर को मैच करना है आपको। मंजूषा गांगुली कहाँ की है, ग्वालियर की है। तो ये ABCD वाला है, देखो ABCD। तो ए का तो हमारा हो गया 4। अब दूसरे हैं राजा राम। ठीक है, राजा राम का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये इंदौर के हैं। ठीक है, फिर आते हैं रमेश पटारिया। रमेश पटारिया का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो जबलपुर में हुआ था। ठीक है, फिर आते हैं अफजल। अफजल का जन्म कहाँ हुआ था, देवास में हुआ था, तो वो फर्स्ट ऑप्शन में है। ठीक है, इधर देख लीजिए, ये रहा देवास। ठीक है, मंजूषा गांगुली के सामने दिया हुआ है देवास। तो 4321 इज द करेक्ट आंसर, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20। द वर्क विपात्रा इज द क्रिएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो विपात्र कृति होती है वो किसकी रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर है गंजम माधव मुक्ति बोध की है। किसकी है, गजानन माधव मुक्ति बोध की है। वो एक प्रोमिनेंट पोएट, क्रिटिक, ऐसे राइटिंग में, स्टोरी राइटिंग में नोबलिस्ट थे हिंदी लिटरेचर के। ठीक है, उन्होंने ही लिखी थी कौन सी, विपात्र। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, द मेंबरशिप ऑफ एनी स्टेट इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज। जो मेंबरशिप होती है किसी भी स्टेट की इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, वो क्या होती है, कंपलसरी होती है। अगर मेंबरशिप नहीं होगी इंडिया में, तो वो स्टेट इंडिया का स्टेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विथ गांधी जी ड्यूरिंग द सॉल्ट सत्याग्रह। तो कौन गांधी जी के साथ सॉल्ट सत्याग्रह में था, तो इसका करेक्ट आंसर है सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू जो थी वो गांधी जी के साथ सॉल्ट सत्याग्रह में थी। सरोजनी नायडू का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो हैदराबाद से थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23।
हु इशूड द फर्स्ट कॉइन टू बियर द नेम्स एंड इमेजेस ऑफ द रूलर? कौन था जिन्होंने पहली बार ऐसा कॉइन इशू किया था जिसपे उनका नाम और इमेजेस थे? तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, इंडो ग्रीक रूलर्स। ठीक है, इंडो ग्रीक रूलर्स ने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 24, डिस्कस दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स है? पहला स्टेटमेंट है द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली केम टू द माइंड ऑफ बाल गंगाधर तिलक इन 1895। ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अ ग्लिम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, ये भी एकदम सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक? जो फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक है उसको किसको बोला जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, पुरंदर दास जो है उनको फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक बोला जाता है। उनको संगीत पितामह के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं इनको? संगीत पितामह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एमपी इन द टर्म्स ऑफ द रोड? रोड के टर्म्स में एमपी की क्या पोजीशन है? तो इसका सही आंसर है 15th पोजीशन पे आता है हमारा एमपी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्विसेज हैज बीन ग्रांटेड इन द हेल्थ सर्विस गारंटी स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश? ठीक है, कितने टाइप की सर्विसेज हैं जो गारंटी की जाती है हेल्थ सर्विस गारंटी स्कीम के अंदर? तो इसका करेक्ट आंसर है 18 सर्विसेज। ठीक है, 18 सर्विसेज दी जाती हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 28, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, बिफोर हर्षा द कैपिटल ऑफ द वर्धन डायनेस्टी वाज थानेश्वर। तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा द अर्ली हिस्ट्री ऑफ हर्षाज रेन इज ऑल नोन फॉर फ्रॉम दी बान भट्ट। तो ये भी सही है क्योंकि बान भट्ट जो थे वो हर्षा के कोर्ट पोएट थे, तो उन्होंने हर्षा के बारे में लिखा था। थर्ड है वत्स राज स्टार्टेड द फ्यूडल प्रैक्टिस ऑफ डोनेटिंग लैंड ड्यूरिंग द हर्षाज टाइम। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, 1 एंड 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। और बान भट्ट जो थे वो संस्कृत राइटर थे, उन्होंने दो और वो कोर्ट पोइट थे हर्षवर्धन के टाइम पे, और उनके दो मेजर टेक्स्ट है, पहला है हर्ष चरितम और दूसरा है कादम्बरी। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा, पहला है हर्ष चरित्रम और दूसरा है कादम्बरी। और कादम्बरी जो था वो वर्ल्ड का पहला नोवेल था। ठीक है, जो वर्ल्ड में पहली बार लिखा गया था, बाण भट्ट ने लिखा था। ठीक है, बाण भट्ट को स्टार्ट जो था वो किसने किया? कादम्बरी को स्टार्ट बाण भट्ट ने किया था, लेकिन एंड जो थे उनके बेटे ने किया था। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, हु एबॉलिश द चालीसा? चालीसा को किसने अबॉलिश किया था? तो बलबन ने अबॉलिश किया था चालीसा को। ठीक है, चालीसा सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? तो वो इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 30, स्टेट और उनके हेड दिए गए हैं, उनको आपको मैच करना है। तो इसका देखो, बाहमानी जो है वो महमूद गजनबी, देखो ABCD वाला ऑप्शन है, तो इधर आप लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो बहामनी जो है वो महमूद गजनबी, तो A5। अहमदनगर जो है वो मलिक आंबर, तो 4। फिर गोलकोंडा किसके अंदर आता है? तो मीर जुमला के अंदर आता था। फिर बीजापुर जो है वो किसके अंदर आता था? अफजल खान के अंदर आता था। तो 5 4 1 3 इज द करेक्ट आंसर, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दौलताबाद वॉज अ मॉन्यूमेंट टू द मिसगाइडेड पावर, हु सेड दिस? दौलताबाद जो है वो एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जो पावर को मिसगाइड कर रहा है, ये ऐसा किसने बोला था? ये लैन पूल ने बोला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट वाज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ द फजल अली कमीशन? फजल अली कमीशन ने रिकमेंड किया था 14 स्टेट एंड 6 यूटीज बनाए जाएंगे, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा अमेंडमेंट किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7th अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट किया गया था? 7th अमेंडमेंट किया गया था और स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन द प्रेजेंट इंडिया? अभी कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं प्रेजेंटली? तो इसका करेक्ट आंसर है 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, क्योंकि पहले 29 स्टेट था, फिर जम्मू कश्मीर का वाइफर्केशन हो गया, तो 7 यूटीज थे वो किस में हो गए? 9 यूटीज में कन्वर्ट हो गए, 9 स्टेट की जगह 28 हो गए। फिर दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव को मर्ज कर लिया, तो
कितने यूटीज बचे? 8। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस? कौन सा है जो कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस में इन्वॉल्व नहीं है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जो है वो कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस में इन्वॉल्व नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन वाज इट्स प्लान प्रेजेंटेड बाय द कैबिनेट मिशन? कैबिनेट मिशन ने अपना प्लान कब प्रेजेंट किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 16 मई 1946 को किया था। और इसमें 3 ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे। पहले थे पैथिक लॉरेंस। कौन थे? पैथिक लॉरेंस। दूसरे थे AB अलेक्जेंडर और तीसरे कौन से थे? स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, ये तीनों थे। सर स्टेफर्ड, पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये तीनों कैबिनेट मिशन के मेंबर्स थे। ठीक है, जो कैबिनेट मिशन प्लान लेकर आए थे। क्वेश्चन नंबर 36, हु सेड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट इट इज अ बॉडी ऑफ हिंदूज? ये पूरी बॉडी जो है वो हिंदुओं की है, मतलब ये एक हिंदुओं की संस्था है। ये ऐसा किसने बोला था? तो साइमन ने बोला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, तो इसका है विच कमिटी बिलोंग्स टू द लोअर हाउस ओनली? कौन सी कमिटी है जो सिर्फ लोकसभा को बिलोंग करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है एस्टिमेट कमिटी। ठीक है, एस्टिमेट कमिटी जो है वो लोकसभा को बिलोंग करती है। इन विच स्टेट द इंस्टीट्यूट ऑफ द लोकायुक्ता वॉज फर्स्ट फॉर्म्ड? जो लोकायुक्त का जो इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल लेवल पे होता है लोकपाल और स्टेट लेवल पे होता है लोकायुक्त। तो लोकायुक्त जो है उसका इंस्टीट्यूशन कौन से स्टेट में स्टैब्लिश किया गया था पहली बार? तो वो है महाराष्ट्र स्टेट ने स्टार्ट किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग? तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होता है वो किसके साथ डील करता है? तो ऑल एक सेकेंड, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होता है वो ऑल मैटर रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट एंड सर्विसेज, सबके साथ डील करता है जो भी मैटर रिक्रूटमेंट और सर्विसेज से रिलेटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, who among the following has called the preamble of Indian Constitution as the political horoscope of Indian Constitution? मतलब जो preamble है वो हमारे संप्रभु और प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है, ऐसा किसने बोला था? तो ये बोला था कन्हैयालाल मुंशी ने, मतलब KM मुंशी ने बोला था ऐसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, हु विल डिसाइड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कौन डिसाइड करता है? तो पार्लियामेंट जो है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिसाइड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको MPPSC में देखने को मिलेंगे। कुछ बहुत इजी क्वेश्चन होंगे, कुछ बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे और कुछ जो क्वेश्चन होते हैं वो इस टाइप के मैच द राइट पेयर वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये एकदम एग्जैक्ट वैसा ही पेपर बनाया गया है जैसा कि MPPSC प्रीलिम्स में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, स्पाइसेस आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन द मध्य प्रदेश? कौन सा डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का जहां पे कोई भी स्पाइसेस नहीं पाई जाती? इसका करेक्ट आंसर है देवास। देवास में स्पाइसेस नहीं पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 43, व्हेन डिड द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पॉलिसी कम इन मध्य प्रदेश? जो जैविक कृषि की नीति थी या फिर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पॉलिसी थी वो इंडिया में MP में कब आई थी? तो 2011 में आई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है जलदीप योजना इज अ स्कीम फॉर द फिशिंग एरिया एंड ऑन द आइलैंड एंड रिमोट इंटीरियर बैंक्स ऑफ द रिजर्वॉयर्स। तो जलदीप योजना जो है वो एक फिशिंग एरिया और आइलैंड के लिए एक स्कीम है। दूसरा है जनश्री बीमा योजना इज द स्कीम ऑफ LIC फॉर द फिशरमैन, और जनश्री बीमा योजना जो है वो LIC स्कीम है फिशरमैन के लिए। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो इसका करेक्ट आंसर है 1 और 2, दोनों ही ट्रू है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन इन विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफाइनरी? वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिफाइनरी जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया में ही लोकेटेड है, ए इंडिया। ठीक है, सही जोड़ी मिलाइए। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं MPPSC में। अब देखो वापस ABCD आप लिख लीजिए, इससे गलतियां होने की संभावनाएं कम होती हैं। MTNL तो ये कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, नालको ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। NLC कहाँ पर है आपका? चेन्नई में है। ठीक है, फिर आता है हमारा OIL ऑयल, ये है डुलियाजन में, मतलब 34123 जो है वो आपका करेक्ट कोड है।
ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इंदौर में से निम्न में से किसे बैंक का मुख्यालय है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज इट्स हेडक्वार्टर इन इंदौर? कौन से बैंक का हेडक्वार्टर इंदौर में है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, आईडीबीआई बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? इंदौर में लोकेटेड है। बैंक के हेडक्वार्टर्स भी पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एफडीआई इन द डिफेंस प्रोडक्शन? कितना परसेंटेज ऑफ एफडीआई है डिफेंस प्रोडक्शन में? तो उसका 100% एफडीआई में है। ठीक है, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो 100% हम ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज नॉट करेक्ट? देखो यही लिखा है नॉट करेक्ट, तो दे कैन बी मेड इफेक्टिव बाय द मेंडामुस। ठीक है, तो ये गलत है। दे कैन बी इंक्रीज ओनली थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, ये सही है। दे कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द अनक्लियर मेथड, ये भी सही है। द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्पेसिफिक ड्यूटी कम्स इन द डोमेन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये भी सही है। तो कौन सा करेक्ट नहीं है? तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ये गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, व्हेन वाज द गोल्ड कॉइन एंड द बुलियन स्कीम स्टार्टेड? स्वर्ण सिक्का और बुलियन योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 5 नवंबर 2015 को गोल्ड कॉइन वाला सिस्टम स्टार्ट किया गया था। फिर सिक्योरिटी प्रेस हैदराबाद कब स्टार्ट हुई थी? व्हेन वाज द सिक्योरिटी प्रेस हैदराबाद एस्टैब्लिश्ड? इसका करेक्ट आंसर है 1982 में। ठीक है, 1982 में सिक्योरिटी प्रेस हैदराबाद को स्टैब्लिश किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला स्टेटमेंट है भारतीय महिला बैंक वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन 19 नवंबर 2013, तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है। दूसरा है द फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस बैंक वॉज ऊषा अनंता सुब्रमण्यम, तो ये भी सही है। अब क्या पूछा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इज अ बुक ऑफ विच इकोनॉमिस्ट? जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है वो किसकी बुक है? तो इसका करेक्ट आंसर है मार्शल की बुक है। किसकी बुक है? मार्शल की बुक है। क्वेश्चन नंबर 54, कूपर बॉन्ड इज, जो कूपर बॉन्ड है वो किससे रिलेटेड है? क्या होता है कूपर बॉन्ड? तो ये एक बॉन्डिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स एंड सुपर कंडक्टर्स के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? कूपर बॉन्ड बोलते हैं। ये साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, मेजनर इफेक्ट किसे बोलते हैं या माइजनर प्रभाव संबंधित क्या है? तो सुपर कंडक्टिविटी और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों ही किससे रिलेट करते हैं? मीजनर इफेक्ट से रिलेट करते हैं। तो सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ओरिजिनल मैसेज फ्रॉम द कैरियर वेव इज कॉल्ड? जो एक प्रोसेस होती है जिसमें ओरिजिनल मैसेज को कैरियर वेव से अलग किया जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ये इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं। और जब ओरिजिनल मैसेज को कैरियर के थ्रू भेजते हैं तो उसको हम मॉड्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57, व्हेन वाज द नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी जो थी वो कब फॉर्म की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 2018 में फॉर्म की गई थी। क्वेश्चन नंबर 58, ऑल द नोड्स ऑफ द नेटवर्क आर कनेक्टेड बाय अ सिंगल केबल? मतलब ये क्या पूछ रहा है? सारे नोड्स जो हैं वो एक सिंगल केबल से कनेक्टेड हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? स्टार टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी बोलेंगे? स्टार टोपोलॉजी बोलेंगे। सॉरी ये क्वेश्चन सॉरी देखो, इसमें पूछा है ऑल दी नोड्स ऑफ द नेटवर्क कनेक्टेड बाय अ सिंगल केबल। सिंगल केबल पे ही सारे नोड्स कनेक्टेड हैं, तो इसको हम बोलेंगे बस टोपोलॉजी, ना कि स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होते हैं? सारे केबल जो होते हैं वो एक ही नोड से कनेक्टेड होते हैं, तो हम उसको स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बस टोपोलॉजी। सारे जो नोड है वो एक ही केबल से कनेक्टेड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59, 1 मिलियन बाइट इज अप्रोक्सीमेट? जो 1 मिलियन बाइट होती है वो किसके इक्वल होती है? 1 मिलियन मतलब 10 लाख, और 10 लाख कितना होता है? 10 पावर 6, तो कौन होगा ये? 1 मेगा बाइट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60, कंसिडर दी स्टेटमेंट। देखो पहला स्टेटमेंट है डॉट नेट फ्रेमवर्क इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, तो एकदम सही स्टेटमेंट है। जावा इज एन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय द सन माइक्रो सिस्टम, ये भी सही है। तो क्या पूछा है? बोथ 1 and 2 आर दी करेक्ट ऑप्शन। देखो द फुल फॉर्म ऑफ ISDN इज, तो ये ना
कम्युनिकेशन आईसीटी का क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ठीक है, आईएसडीएन का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 62, ये फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस आपको जरूर देखकर जाने हैं, अधिकतर क्वेश्चंस आते हैं इनसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मार्च ऑफ द मशीन, ठीक है, मार्च ऑफ द मशीन का ऑथर कौन था, तो इसका नाम है केविन बार्बिक, ठीक है, केविन बार्बिक जो थे। इस टाइप के फैक्चुअल क्वेश्चन देखो इनकी कोई गारंटी नहीं होती है कहाँ से आएंगे, लेकिन ये थोड़ा बहुत आप पढ़ लेना तो उससे क्या होता है, कभी कभी कुछ कुछ क्लिक कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर कैन बी यूज्ड इन द डिजिटल क्लॉक, डिजिटल क्लॉक में किस टाइप के कंप्यूटर्स को यूज कर सकते हैं, तो एम्बेडेड कंप्यूटर्स का यूज किया जा सकता है, ठीक है। द इंस्टीट्यूट टू इंट्रोड्यूस द बी टेक इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज, कौन सा इंस्टीट्यूट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक स्टार्ट करने वाला है, तो वो है आईआईटी हैदराबाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, which is not a pillar in the cyber cafe इंडिया प्रोग्राम, नॉट साइबर कैफे, साइबर सेफ इंडिया प्रोग्राम का कौन सा पिलर नहीं है, नॉट अ पिलर, ठीक है। तो इंटरनेट जो है वो इसका पिलर नहीं है, अवेयरनेस फैलाना है, पावर दिखाना है और एजुकेशन, लोगों को एजुकेट करना है, लेकिन इंटरनेट जो है वो साइबर सेफ्टी का पिलर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, अदर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय, देखो आपको पता होगा एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, तो ये जो 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको कैसे रिमूव किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। कौन रिमूव करेगा, प्रेसिडेंट ही रिमूव करेगा, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के एडवाइस पे रिमूव करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द राइट टू वोट इज अ स्टैट्यूटरी राइट इन इंडिया, ये एकदम सही है, राइट टू वोट हमारा स्टैट्यूटरी राइट है, मतलब कानूनी अधिकार है। द राइट टू वोट एंड बी इलेक्टेड इज गिवन बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, व्हेन वाज द इलेक्शन बिल्डिंग ऑफ मध्य प्रदेश इनॉग्रेटेड, जो इलेक्शन की बिल्डिंग है मध्य प्रदेश में वो कब से स्टार्ट हुई थी, कब इनॉग्रेट की गई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, 1 नवंबर 1997 को की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वाज डिक्लेयर्ड एन ऑटोनॉमस बॉडी, यूपीएससी को एक ऑटोनॉमस बॉडी डिक्लेयर किया गया था, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 315, ठीक है। जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक मेंशन है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, ऑलरेडी 70% क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, मतलब 70 क्वेश्चन अभी तक आप एमपीपीएससी के कर चुके हैं। व्हेन डिड द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन स्टार्टेड साइमल्टेनियसली इन लंदन एंड इलाहाबाद, लंदन और इलाहाबाद में दोनों में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एक साथ स्टार्ट कौन से ईयर से हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर है 1922 से हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द कैग, मतलब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है वो कौन से पार्ट में आता है, तो पार्ट 5 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। कौन से पार्ट में आता है, पार्ट 5 में आता है। और प्रेजेंट कैग कौन है हमारे यहाँ पे, गिरीश चंद्र मुर्मू है, ठीक है। और ये एक लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है, ये क्यूटीज के, या तो जम्मू कश्मीर के या लद्दाख के, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और इसके अलावा इनका कार्यकाल कितना होता है, 6 साल का होता है या फिर 65 ईयर्स का होता है, जो पहले हो जाए वो। क्वेश्चन नंबर 72, द टेक्निक्स विच आर बेस्ड ऑन द लो लेवल ऑफ टेम्परेचर आर, कौन सी टेक्निक्स हैं जो लो लेवल ऑफ टेम्परेचर पे बेस्ड होती हैं, तो वो है स्पेस ट्रेवल, सर्जरी और मैग्नेटिक लेविटेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इनसेट, इनसेट के बारे में आपको बताना है। तो पहला है, इट इज अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड आईएमडी, मतलब इंडियन मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो ये वाला स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा है, इट इज द लार्जेस्ट डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम इन द एशिया पैसिफिक, एशिया पैसिफिक का सबसे बड़ा डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम है, मतलब घरेलू संचार प्रणाली है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दोनों ही सही है, सी 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा है, ठीक है। तो देखो, द अजंता केव्स आर लोकेटेड इन द वैली ऑफ द भगोरा रिवर, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। सांची स्तूप इज सिचुएटेड इन द वैली ऑफ चंबल रिवर, ये गलत है। पांडुलेना गुफा देव टेम्पल सिचुएटेड इन द वैली ऑफ नर्मदा आइलैंड, नर्मदा ऑफ रिवर नर्मदा इज, तो ये भी गलत है।
अमरावती स्तूपा इज सिचुएटेड इन द वैली ऑफ द रिवर गोदावरी, ये भी गलत है, ठीक है। तो ए ऑप्शन ओनली इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 पहला, यूनिसेफ डिक्लेयर 21 फरवरी एज द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। देखो ये ऑप्शन गलत है, क्यों गलत है? 21 फरवरी को तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे होता है, ये सही है, लेकिन किसने डिक्लेयर किया था? यूनेस्को ने डिक्लेयर किया था, ना कि यूनिसेफ ने। कितना छोटा सा डिफरेंस दिया है। दूसरा, बांग्ला वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द नेशनल लैंग्वेज विच वॉज कैप्ट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द पाकिस्तान, ठीक है। तो जो बांग्ला लैंग्वेज थी उसको किससे अलग रखा गया था? मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान में रखा गया था, तो ये एकदम सही है, क्योंकि बांग्लादेश जो था ना वो पाकिस्तान का पार्ट था, इस वजह से। तो 2 ओनली इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब वेयर वॉज द झलकारी बाई बॉर्न, तो ये तो झांसी में ही बॉर्न हुई थी, रानी लक्ष्मीबाई की थी। झलकारी बाई की समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर में है, ठीक है। 76 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 77, जमुना देवी का संबंध किससे है? तो जमुना देवी का संबंध धार जिले से है। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही। देखो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, ये 77 क्वेश्चन जो है वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको इस टेस्ट की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी और कमेंट्स में भी डाल दूंगी, तो आप डायरेक्टली वहां से क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके एमपीपीएससी एग्जाम के लिए, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स जरूर क्रैक होगा। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि अब आपके पास आज 2 जून हो चुका है, 18 जून तक का ही टाइम है, मतलब आपके पास मान लो 16 दिन बचे, तो 16 दिन में आपको 16 एफएलटी जरूर सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।